हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली और आज के सेशन में हम लोग 10th क्लास की जो साइंस की समरी है उसको हम समझने वाले हैं। ये आपके जो लोग आप में मतलब आप में जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये ज़रूरी है ही। उसके अलावा जो आपके घरों में 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम में इस बार देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसको हम बहुत ही कंसाइज़ वे में पढ़ते हुए चलेंगे जितना ज़रूरी है। मैं समझाने के लिए आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल करूँगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मैं बोलते हुए चलूँगा, बस आपको समझना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसकी। अच्छा, ये सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है फैक्ट आर नॉट साइंस। फैक्ट जो होते हैं, जैसे फैक्ट टाइप की कोई चीज़ होती है, वो साइंस नहीं है। ठीक वैसे एज़ द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। ठीक है? और ये मार्टिन एच फिशर ने कहा था कि जिस तरह से डिक्शनरी कोई लिटरेचर नहीं हो सकती, उसी तरह से फैक्ट भी साइंस नहीं हो सकता। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज है किसी भी चीज़ की। सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है, सुव्यवस्थित ज्ञान होता है, उसी को हम विज्ञान बोल देते हैं। मान लो कोई समस्या है ना? तो उसके पीछे रीज़न क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है? इस टाइप की चीज़ों का यूज़ करना ही साइंस है। जैसे मान लो मेरे को ट्यूबलाइट जलते-जलते बंद हो गई, तो आपके दिमाग में कई चीज़ें, कई सवाल आएँगे। पहले ट्यूबलाइट बंद क्यों हुई? है ना? ट्यूबलाइट बंद क्यों हुई? या तो ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो बंद हो गई हो। या फिर दूसरा हो सकता है वायर खराब हो गया हो, या सर्किट है ना खराब हो गया हो, या फिर ट्यूबलाइट ही खराब हो गई हो। यही तो होगा ना, अपने आप तो ऐसे कुछ होगा नहीं। तो यही चीज़ें समझना, अंडरस्टैंडिंग लेवल को ही बरकरार रखना, बनाना, यही क्या है? साइंस है ना? तो इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर है वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन बच्चों तक भी पहुंचे जो तैयारी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। जो डे टू डे लाइफ में कुछ चीज़ें होती है ना, वो क्यों होती है ना? तो इसमें जैसे ये मेरे ख्याल से आपको जो है लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अगर लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है तो मैं देख लेता हूँ। वैसे देखिए सही नज़र आ रहा होगा, है ना? मैं पढ़ करके बताते हुए चलूँगा और आपके पास किताब होगी ही, वो आप उसमें आप देख करके जो है और इसको पढ़ लीजिएगा एक बार और रीडिंग कर लेंगे, या फिर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे कहाँ से? एनसीईआरटी की बुक से, गूगल से। तो मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। क्या होगा कि अगर हम मिल्क को गर्मी के दिनों में छोड़ देते हैं तो दूध फट जाता है, खराब हो जाता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? एन आयरन तवा पैन नेल्स इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। अगर मान लो मॉइस्चर कंटेंट एटमोसफेयर में है, ठीक है, नमी है वातावरण में, अगर हम तवे को, है ना, पैन वगैरह जो होते हैं, तवा पैन नेल्स, इनको अगर आप कील वगैरह जो होती है बाहर छोड़ देते हैं तो उनमें जंग लग जाती है। तो जंग क्यों लगती है? ये वजह है। देन ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अंगूर क्यों सड़ जाते हैं? फूड इज कुक्ड। जब खाना पकता है तो उसका टेस्ट क्यों बदल जाता है? कच्चे जो रॉ मटेरियल लगे होते हैं फूड में, उसका टेस्ट कुछ और होता है, पकने के बाद में कुछ और होता है। ठीक है। देन फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। और जब फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, पचित हो जाता है, पच जाता है, तो क्या होता है? देन वी रेस्पायर। और जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? तो कुछ ना कुछ इसके पीछे क्या है? रीजन है। क्यों ऐसा होता है? इतना बदलाव क्यों आता है? तो इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। इन सारी कंडीशन में देखा जाए तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ है ना? शुरुआत में जो चीज़ थी बाद में वो बदल गई। We have already learned about the physical and chemical changes of matter in our previous classes। थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं। फिजिकल चेंज में क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ जो है वो भौतिक बदलाव होता है, यानी बाहर से बदलाव होता है, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो बर्फ है, बर्फ से आप बर्फ है, पानी ले लो, पानी को बर्फ बना लो, या फिर जो है पानी को उबाल करके उसकी भाप बना लो, या वो बाष्प बन जाए, है ना? ठंडा गर्म करके टेम्परेचर से आपने उनकी उसकी स्टेट को चेंज किया है, ना कि उसकी क्वालिटी में कोई चेंज आया है। जैसे मान लो सपोज करिए मेरी शर्ट है ना? शर्ट को आपने कैंची से या कैसे लेकर के फाड़ दिया इसको, तो ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि जो शर्ट में जो मटेरियल लगा है उसकी गुणवत्ता में, यानी उसकी क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आया। बट अगर आप इसको जला देंगे तो इसकी क्वालिटी में बदलाव आ जाएगा। तो वो एक केमिकल चेंज है, रासायनिक बदलाव है। ठीक है? ये इस तरह से जैसे हम फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में
बायोकेमिकल चेंज होता है, वो भी एक केमिकल चेंज है, बट ऐसी कोई भी रिएक्शन जो लिविंग में होती है उनको बायोकेमिकल रिएक्शन बोल देते हैं, इसलिए उसको हम बायोकेमिकल चेंज कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने रबड़ ली, रबड़ को लेकर के यूं खींचा, यूं छोड़ दिया, यूं खींचा, यूं छोड़ दिया, तो वो एक फिजिकल चेंज है। बट अगर आप रबड़ को जला दें तो फिर वो अपना पहले जैसी अवस्था में नहीं आएगी, तो वो क्या है, एक केमिकल चेंज है ना। तो फिजिकल और केमिकल चेंज में यही फर्क होता है कि क्वालिटी में बदलाव आता है रासायनिक बदलाव में, यानी केमिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में सिर्फ भौतिक बाहर से मतलब बाह्य रूप से परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी कोई क्वालिटी में चेंज नहीं आता है। तो wherever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place। तो कहीं पर भी रासायनिक बदलाव आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शंस चली हैं। You may perhaps be wondering as what is the actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? आप देखो, कुछ एक्टिविटी आपको देखनी है, हम कैसे कहेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है ना। जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं कि मैग्नीशियम का रिबन लेकर के अगर आप जलाएंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो जल जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, हाँ ठीक है, तो ये 2MgO बना लेगा, है ना। तो इसको 2 मैग्नीशियम के एटम ले लेंगे और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, तो ये क्या है, इसका वर्निंग हुई है। तो वर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच गिलास। इसमें आप देखो, जब इसको जलाओगे तो यहाँ पर जो है पाउडर जैसा बचेगा। तो ये एक्टिविटी है, तो ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो यू मस्ट ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिवर वन विद अ डिजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू द वाइट पाउडर। जब वो जला, ठीक है, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन के नीचे रह गया और क्या है, उसमें से हीट एनर्जी जनरेट हो गई। तो दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, जो हमने रिएक्शन में भी लिखा। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। तो एयर जो है, एयर के बारे में हम समझ लेंगे, जो हवा होती है, हवा अपने आप में कोई ऑक्सीजन नहीं होती, हवा एक मिक्सचर होता है बहुत सी गैसेस का और डस्ट पार्टिकल्स का। तो एयर इज नॉट ओनली द ऑक्सीजन, दैट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल टाइप ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स एज वेल। तो इसमें क्या है, बहुत से डस्ट पार्टिकल्स वगैरह मौजूद होते हैं, है ना। ऑक्सीजन, अब जैसे एयर में हम देखें तो सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन होता है 78%, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% CO2 होता है। खैर, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज, है ना, जो कई एक्टिविटीज की गई हैं, इसमें देखो एक्टिविटी 2, 3, ये सब हम बात करेंगे। तो टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन द कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। क्या होगा कि अगर जिंक के साथ अगर हम किसको मिला दें, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दें, ठीक है। अब हैंडल द एसिड विद केयर, है ना, कि बड़ा केयरफुल होकर के जो है एसिड को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि कोरोसिव नेचर का होता है, जला देगा। और वैसे भी कहा जाता है कि एसिड में पानी नहीं मिलाना चाहिए, पानी में एसिड मिलाना चाहिए, वो भी क्या है, बूंद बूंद करके, ड्रॉप ड्रॉप करके, है ना, बूंद वाइज, ड्रॉप वाइज। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि जैसे यहाँ पर जिंक ले लिया हमने इस फ्लास्क में, ठीक है, और इसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, यानी H2SO4 हमने इसमें मिला दिया। गंधक का तेजाब कहलाता है H2SO4, है ना। और इसको जो हमने इस तरह से रख दिया, तो क्या होगा कि जब जिंक को H2SO4 के साथ मिलाओगे तो यहाँ से गैस जनरेट होगी, कौन सी, हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी, जो यहाँ को निकल करके जाएगी। ठीक है, तो ये हमने जो है ग्लास ट्यूब ले ली, यहाँ पर कॉर्क ले लिया, और इसमें से जो गैस जनरेट होगी उसको हम टेस्ट करके देखेंगे कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन। और इसकी जो है रिएक्शन लिख करके भी हम समझ जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जल करके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रोडक्ट बना। रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको हम रिएक्टेंट बोल देते हैं, रिएक्टेंट, है ना, या सबस्ट्रेट बोल देते हैं। तो रिएक्टेंट मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये रिएक्टेंट हो गए आपके अभिकर्मक, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और इधर जो है उत्पाद बनता है, यानी प्रोडक्ट बनता है, ये MgO बन गया, है ना। अगर इस रिएक्शन को मैं कुछ इस तरह से लिखूं तो हम जो है लिख सकते हैं, एक मिनट। मेरे ख्याल से लैंग्वेज से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, हिंदी मीडियम के बच्चे भी आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे। ऑलरेडी आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा, इस यहाँ पर क्या है, रिकॉल हो जा रहा है। और सारा ही जो है मैं सारी ही वीडियो बना करके 10-12 दिन के अंदर ये सारा आपको प्रोवाइड मैं करा दूंगा। तो इसमें क्या था कि जैसे हमने अभी रिएक्शन लिखी, हम ले लिया मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम, ओके, और इसको जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जब जलाएंगे तो क्या है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसको हम 2MgO इस तरह से करके बैलेंस कर लेंगे। रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं हम आगे धीरे धीरे समझेंगे, वन बाय वन समझेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। तो द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, ठीक है, तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या रिएक्टेंट है। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, और ये एक प्रोडक्ट है, क्या चीज है, एक उत्पाद है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो अब एक चीज याद रखिएगा, अ वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ द reactants टू प्रोडक्ट थ्रो एन एरो प्लेस बिटवीन देम। द reactant आर written ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। अब देखो, जो जितने भी इधर दो या दो से ज्यादा, दो या एक भी हो सकता है रिएक्टेंट, है ना, दो भी हो सकते हैं। अब रिएक्टेंट एक कैसे होगा, एक होगा तो वो डिसोसिएशन रिएक्शन में चला जाएगा, एक से दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब यहाँ पर दो रिएक्टेंट हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, तो इनके बीच में प्लस का निशान लगा देंगे, और जब भी हम कोई रिएक्शन दिखाते हैं तो इधर एरो लगा करके दिखाते हैं। इधर की तरफ हम उत्पाद लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, और इस तरफ जो है हम रिएक्टेंट लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो है ना, यही सब लिखा हुआ है इसमें, और इसको हम जो है एरो की मदद से दिखाते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल इक्वेशन को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मैं ऐसे लिखूं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, है ना, फिर आगे प्रोडक्ट लिखेंगे तो एक तो वो जगह बहुत ज्यादा घेरेगा और इतना अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए हम इसको जो है सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन के साथ लिखते हैं। तो देयर आर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंटिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टीड ऑफ वर्ड्स। अगर हम वर्ड्स की जगह, इनके नामों की जगह वर्ड्स पूरा लिखने से अच्छा है कि हम सिंबल लिखें, तो एक तो छोटी हो जाएगी वो, देन बहुत अच्छी हो जाएगी। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अगर हम इसको लिखें तो इसको, जो अभी आपने रिएक्शन देखी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो जो है मैं बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा Mg और प्लस O2, और ये मिलकर के क्या हो जाएगा, MgO, है ना। तो ये हो गया। इसको जो है बैलेंस करने के लिए 2MgO कर देते हैं। अभी आगे हम बैलेंसिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो बस यही था कि हमने जो इधर लिख लिया उतना। अब एक चीज याद रखिएगा, आप लोगों ने मास कंजर्वेशन का नियम पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। उसमें कहा जाता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट टू बी डिस्ट्रॉय, बट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर। मास को यानी द्रव्यमान को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही जो है वो हम खत्म कर सकते हैं, सिर्फ उसका रूप जो है बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, इतना ही तो कर सकते हैं। तो अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे, जितने रिएक्शन में एटम, देखो रिएक्शन में जो है जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में टूटते हैं पहले, फिर जो है आगे फर्दर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जितने एटम्स मॉलिक्यूल्स में लगे होंगे, जो रिएक्टेंट हैं इस साइड के, उतने ही उधर प्रोडक्ट में एटम लगे होंगे, एक एटम भी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब वो प्रॉपर तरीके से जो है रिएक्शन उस तरह से होगी ही नहीं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण को क्या करना है, आपको संतुलित करना है। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, या रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन कह लीजिए, है ना। ये आपके हिंदी मीडियम की किताब में वैसे लिखा होगा, ठीक है। तो रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन द क्लास 9th। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ये लिखा है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। That is the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactants। जितने प्रोडक्ट में एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, है ना, उतने ही रिएक्टेंट में लगे होंगे। अगर कम ज्यादा होगा तो फिर जो है ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, हेंस वी नीड टू बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब देखो, हम केमिकल इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो ये आपको नजर आ रहा होगा, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ इसको, जैसे हम यहाँ ले लें, तो जैसे ये लिखा है आपका, यहाँ पे लिख दिया हमने जिंक,
जिंक प्लस, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इतना अगर ऐसे लिखेंगे तो पहली बात तो जगह बहुत घेर रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी और अच्छा भी नहीं लग रहा, है ना। फिर एरो दिखा देंगे हम यहाँ पे, देन क्या जिंक सल्फेट ये हो गया, देन हाइड्रोजन। एक बार ना पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख लेना, वैसे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। देख लेता, नज़र तो आ रहा है वैसे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत नज़र कहीं पर नहीं आ रहा है तो आप जो है देख लेना। तो द अब वर्ड इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इसको हम जो है केमिकली इस तरह से लिख सकते हैं। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ। जैसे जिंक है, जिंक को हमने जो है H2SO4 में डाला, H2SO4 में डाला, तो ये जो है रिएक्शन करेगा, एरो से हम दिखाएंगे, ये रिएक्टेंट हो गए। तो ये क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा, जिंक सल्फेट, और प्लस क्या है इसमें, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, है ना। अगर हम एरो ऐसे दिखा देते हैं ऊपर को तो इसका मतलब ये होता है गैसियस मटेरियल है, कोई चीज़ ऊपर उड़ के जा रही है ना। और अगर नीचे को एरो दिखाते हैं इसका मतलब क्या है, वो प्रेसिपिटेट होकर के नीचे जम जा रहा है, क्षार है वो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ नाम दे देते हैं, अपक्षेपण। तो लेट्स एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम, डिफरेंट एटम ऑन द बोथ साइड। अब देखो इस इक्वेशन को देखो, जो ये वाली लिखी है, इसी को सेम देखो। इसमें देखो कितने एटम है, एक तो मतलब कौन कौन से एटम है, तो जिंक है तो हमने जिंक लिख दी यहाँ पर, दूसरा आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमने लिख दिया, तीसरा सल्फर, देन चौथा ऑक्सीजन है। अगर इस तरह देखें तो जिंक का लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, यानी रिएक्टेंट में देखिए, तो यहाँ पर जो है कितने जिंक है, तो जिंक एक है ना, जिंक एक है, ठीक है, जिंक एक है, ठीक है, जैसा आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, इसमें आप खुद से देखिए। देन हाइड्रोजन दो है, तो देखो हाइड्रोजन दो है, सल्फर के कितने का एटम है, एक है, और ऑक्सीजन के चार है ना। इधर की साइड में देखें, इधर की साइड में देखिए, तो इधर भी देखो जिंक का जो है एक एटम है तो एक हो गया, जो है हाइड्रोजन के दो एटम है तो दो एटम हो गए, सल्फर का एक है, सल्फर का एक लिख दिया, ऑक्सीजन के चार हैं, हमने चार यहाँ पर लिख दिए, बैलेंस हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। as the number of atoms of each element is the same on both side of the arrow, it is valence chemical equation। तो अब ये जो है केमिकल है ना, वैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। अब इसी तरह से जैसे हम आयरन है, आयरन को बाहर छोड़ देते हैं तो बाहर मतलब खुले में, और मॉइस्चर कंटेंट जो होगा H2O ही कहलाएगा वो भी, है ना, और जो है Fe3O4 H2 बना लेता है। तो अब इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, लेफ्ट वाले जो रिएक्टेंट है इनको आप लिख करके देख लो ऐसे टेबुलर फॉर्म में, और जो प्रोडक्ट है उनको आप लिख करके देख लो, फिर आप इनको बैलेंस करिए, तब जा करके बैलेंस होगा। तो देखो, है ना, यहाँ पर देखो Fe एक है, H2 है ना, इस तरह से करके। अब Fe यानी आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये आपके लिख दिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड में इनका नंबर देखो, आयरन एक है तो एक हो गया, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है, ये लिख दिया हमने। अब इधर आप देखो नंबर ऑफ एटम जो है प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो इसमें आयरन के कितने हैं, तीन है, हाइड्रोजन के कितने हैं इसमें, दो हैं, और ऑक्सीजन के चार हैं। तो अब यार ये तो बैलेंस नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ और नंबर है, यहाँ पे कुछ और नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है बैलेंस करेंगे। स्टेप थ्री में क्या करेंगे, इट इज ऑफन कन्वेंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब भाई इधर भी जो है, अगर आप जब ऐसे लिख करके देख रहे हैं तो रिएक्टेंट में आपके पता चला कि एटम ज़्यादा है या इधर ज़्यादा है प्रोडक्ट में। तो यूजिंग दीज क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। तो अब हम जो है Fe3O4 में हम आयरन और ऑक्सीजन का बैलेंसिंग करेंगे। तो देर आर फोर ऑक्सीजन एटम, इधर जो है कितने Fe3O4 में कितने ऑक्सीजन के एटम हो गए, चार, ठीक है, राइट हैंड साइड, एंड ओनली वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इधर एक है, इधर एक एटम है ऑक्सीजन का, देखो ये लिख रहा है ना, और इधर जो है वो चार है, तो फिर इनको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है कि इसको हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो H2 इधर है एक था, और इधर जो Fe3O4 हो गया। अगर हम इस तरह से Fe3O4 कर रहे हैं तो फोर, यानी ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, फोर है, और इसमें H2O में कितना ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या है, यहाँ से चार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार ऑक्सीजन के हो जाएंगे, हाइड्रोजन के आठ हो जाएंगे फिर। तो यहाँ पर जो है चार ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने चार से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इधर क्लिक करके, तो हमने Fe प्लस 4H2 कर दिया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, आठ हो गए, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन कितने हो गए, चार हो गए। तो चार ही इधर है, चार इधर है, तो ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस। अब ये गड़बड़ा गया फिर से, क्यों, क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन अब बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन इधर देखा जाए, इधर देखा जाए तो कितने हैं, आठ है, क्योंकि जब आगे कुछ मतलब फॉर्मूले के आगे लिखा होता है ना, उसको टोटल को मल्टीप्लाई करते हैं।
और इधर जो है 2 है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। Fe and H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस। तो देखो इधर Fe3O4 है, तो अभी Fe भी बैलेंस नहीं है और हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर, लेट अस बैलेंस द हाइड्रोजन एटम इन द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन। अब हाइड्रोजन को हम बैलेंस करेंगे। आप खुद बताओ कि हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। बड़े बड़े अच्छे बच्चों को जो है ये कई बार बैलेंस करना नहीं आता, तो इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से इसको क्या है बैलेंस कर सकते हैं। तो अब इधर देखो हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करना है तो इधर क्या करेंगे, हम लिख करके देख लो। इसमें इनिशियली इधर देखा जाए तो इधर 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, और इधर देखा जाए तो कितने, 2 हैं, तो आप इसको 2 इंटू 4 कर दो, है ना, 2 इंटू 4 कर दो, तो यहाँ पर 4s2 लिख दो आप। तो देखो यहाँ पर 4s2 लिख दिया। अब हम बात कर लेते हैं फिर आगे, हमें फिर से क्या है, अब दो चीजें बैलेंस हो गई हमारी, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन अभी आयरन बैलेंस नहीं हुआ, यानी Fe बैलेंस नहीं हुआ। इधर 3 है, इधर 1 है, इधर 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उधर 3 आगे लिखना पड़ेगा उसके। ठीक है, तो अब फर्दर क्या करना है हमें इसको बैलेंस कर दो, इसको, आयरन को। तो देखो इधर क्या है, आयरन के कितने हैं, है ना, इधर 3 है और इधर 1 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। तो Fe3 ना लिख करके 3 आगे लिखते हैं, हम इस तरह से लिखेंगे। तो जैसे आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमने पूरी लिखी, यहाँ पर 3 Fe कर दिया, 4s2 हो गया, Fe3O4 हो गया, 4s2। बस ये जो आपकी रिएक्शन आएगी 3Fe 4s2, ठीक है, एरो के आगे आप लिखेंगे Fe3O4 4s2। तो इस तरह से जो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम एक काम और करते हैं, सिंबल लिखते हैं। सिंबल का मतलब क्या होता है कि भाई वो गैसेस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस फॉर्म में है, तो अगर ऐसे लिखोगे तो और अच्छी रिएक्शन हो जाती है, इक्वेशन हो जाती है। राइटिंग सिंबल ऑफ द फिजिकल स्टेट, केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशन। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में देख करके आप ये नहीं बता सकते कि इनमें कौन सा सॉलिड है कौन सा गैस है। तो no information has been given in this equation about their physical state. ठीक है, तो टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर मेंशन अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। आप क्या करेंगे, हम कि सिंबल लिखेंगे एक, है ना, जैसे गैस के लिए G लिख देंगे, है ना, लिक्विड के लिए L लिख देंगे, सॉलिड के लिए S लिख देंगे। तो ये हो गया द गैसियस लिक्विड, है ना, द गैसियस लिक्विड और एक्वस यानी जो जलीय होता है, एंड सॉलिड स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट रेस्पेक्टिवली। द वर्ड देखिए, अगर कहीं लिखा है AQ, इसका मतलब एक्वस है, जलीय है वो, एक्वा वर्ड होता ही वाटर के लिए यूज है। इज रिटन विद द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखो नोटेशन आप देखिएगा कि यहाँ पर जो G गैस के लिए G आ गया, लिक्विड के लिए L आ गया, एक्वस के लिए AQ आ गया और सॉलिड के लिए S आ गया, है ना। बस यही लिखना है। अब इस रिएक्शन को आप गौर से देखो, 3Fe, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो या नीचे लिख दो, यहाँ पर लिखा S, इसका मतलब सॉलिड है, यहाँ लिखा गैस यानी वाटर वेपर है, यहाँ पर लिखा Fe3O4 के आगे लिखा S, इसका मतलब सॉलिड है, और 4H2 मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो G लिख दिया हमने। इस तरह से ये रिएक्शन जो है प्रॉपर तरीके से लिखी गई। तो नोट दैट द सिंबल G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में जो आयरन के साथ है ना, वाटर वेपर यूज, वाटर स्टीम यूज की गई है, भाप इस्तेमाल की गई है। ठीक है, तो यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। अब हर रिएक्शन में ये लिख करके चलना बड़ा मुश्किल है, तो कहीं कहीं इनको जो है स्पेसिफाई करना होता है और हर जगह स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं होता। तो समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो एरो इन द इक्वेशन। अब देखो कई बार क्या होता है कि एक खास टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन चलती है, कई बार कैटलिस्ट से रिएक्शन चलती है। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो ऐसे वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो केमिकल इक्वेशन की स्पीड को बढ़ा दें या घटा दें। जो बढ़ा देते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं, जो घटा देते हैं वो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन के केस में हम उसको जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं उन्हें हम पॉजिटिव कैटलिस्ट ना कह करके एंजाइम्स कहते हैं, और जो घटा देते हैं उनको हम इनहिबिटर कहते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और सारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, एक को छोड़ के एक्सेप्ट राइबोजाइम विच इज मेड अप ऑफ आरएनए, जो आरएनए का बना होगा। अदरवाइज सारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सारी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होती, है ना। खैर चलो, तो अब यहाँ पर आप देखिएगा जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2,
है ना, हाइड्रोजन गैस इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे। अब देखो यहाँ पे जी लिखा है, जी यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है, गैस ये भी है कार्बन मोनोऑक्साइड, दुनिया की सबसे ज्यादा टॉक्सिक गैस यही कहलाती है, और 2H2। अब 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर देखा जाए तो CH3OH लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। CH3OH क्या होता है, मिथेनॉल होता है, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल आप जिसको बोलते हैं, जिसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से जैसे हम रिएक्शन ले लें फोटोसिंथेसिस वाली, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, तो इसमें हमने CO2 लिया, एक्वस मीडियम में हो गया जैसे, है ना, एक्वस टाइप का, और 12H2O का मतलब क्या हो गया, लिक्विड फॉर्मेट में है, जो पेड़ पौधे हैं कहाँ से लेंगे, रूट हेयर के जरिए जमीन से लेते हैं, ठीक है। और CO2 को कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और उसमें थोड़ी नमी भी होती है, इसलिए जो है एक्वस लिख दिया। सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण, बायो में पढ़ रखा होगा आपने। तो ये बना C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और 6O2 और 6H2 जो है, ये मिला 6O2 जो है एक्वस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, और जो 6H2 है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। समझ में आगे बात ये, चलो। एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, हाँ देखो जैसे यहाँ पर हम एक्वस लिखा है ना, जैसे एक्वस, तो ये क्या है कि इज रिटन इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्यूशन इन वाटर हो गए, ठीक है। हाँ, तो वाटर वेपर रहती ही है, तो एज ए सॉल्यूशन बतौर जो है इस्तेमाल हुआ। अब जो है यहाँ पर आप देखेंगे, तो व्हाई वुड मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग, तो ये सारी एक्टिविटीज हैं, है ना, इनके बारे में इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं। तो अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। तो जैसे आपका सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया, संयोज हो जाना। तो इसको आप इस तरह से याद कर लेना, अगर आपका कोई एग्जाम्पल याद न रहे, तो संयोज मतलब होता है जुड़ना। तो इसमें ऐसे होगा कि जैसे मान लो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हैं जुड़ करके कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसी जो रिएक्शन होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी गैस, ठीक है ना। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लो, यही लिखा हुआ है इसमें कि भाई, है ना, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिल करके जो एक प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट एक बनेगा। तो जैसे इसमें देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्यूकलाइन, क्यूकलाइन मतलब बिना बुझा चूना, क्या बोलते हैं इसको, बुझा बिना बुझा चूना, तो हो गया आपका बिना बुझा चूना, ठीक है। और H2O के साथ मतलब जो इसको मिला दिया, तो ये स्लैग्ड लाइम बन जाता है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको आप हिंदी में नाम दे देते हैं बुझा चूना, क्या बोल देते हैं आप इसको, बुझा चूना। और इसमें क्या है, हीट एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अगर देखा जाए तो ये। बट अभी जो है इसमें दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए हैं, इसलिए ये आपका, है ना, इस पर अगर क्वेश्चन आ जाए, लिखने के लिए आ जाए, जो बोर्ड के बच्चे हैं तो वैसे लिख देंगे, है ना, सच काइंड ऑफ रिएक्शन या दो रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट आर यूज इन द केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्म ओनली द सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, ये है। तो इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो देखो इसमें आप देखो कि दो रिएक्टेंट मिलके, दो अभिक्रमक मिलके एक सिंगल उत्पाद यानी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो बस यही है, such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant known as the combination reaction। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा आराम से, ठीक है। तो ये देखो, a solution of slag lime produced by the reaction, है ना, is used for white washing wool, जो व्हाइट वॉश करते हैं ना, वही आपका चूना जो होता है, बुझा चूना वही है। कैल्शियम, ये वाला जो होगा बुझा चूना हो गया आपका, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल, है ना। जैसे आप चूने को फेर देते हैं, देखिए जब वो जम जाता है तो टाइट सा हो जाता है। तो होता क्या है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो CO2 से रिएक्शन करता है जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, और एक शाइनी फिनिशिंग टाइप की जो है वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। 2-3 दिन के अंदर आप देखिएगा शाइनिंग आने लगती है, जब वो सूख जाता है तो, क्योंकि बचा रह जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और H2O जो है वो लिक्विड फॉर्मेट में जो होता है वो उड़ जाता है फिर धीरे धीरे बाद में, ठीक है, यही है ना। तो लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे आप कोयले को लेकर के और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जला दो, कोयला जो है वो सॉलिड है, ये जो है आपका गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। इसको हर जगह लिखना वैसे जरूरी नहीं है कि सिंबल आप लिख लें, CO2 बन जाएगा।
तो ये देखो 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट। इसी तरह से 2H2 प्लस O2 2H2 बन गया, है ना? क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस तरह से बहुत सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं, है ना? तो ये एग्जांपल आप दे देंगे, ठीक है ना? अब हम बात कर लेते हैं कि अदर एग्जांपल ऑफ द एक्सो, देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिनमें से हीट इवॉल्व होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है हिंदी में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें रिएक्शन में क्या है, हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, ठीक है? तो वर्किंग ऑफ द नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में अगर देखा जाए तो क्या होती है, मीथेन होती है। या आगे आपके कंपटीशन की तैयारी अगर आप करेंगे, एमयू बीएचयू, है ना, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, है ना, कहीं की भी अगर आप उसकी तैयारी करेंगे जो आप में 10th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, 11th क्लास की, क्योंकि वहाँ पर इंटरनल कोटा फिर मिलता है आपको, यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, सस्ते में पढ़ाई होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के वो निकलते हैं। कुछ दिन में उसके लिए भी मैं इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊँगा, ठीक है? तो मैं बताऊँगा, है ना? उससे रिलेटेड जो है कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इतना समझ लेंगे, CH4 प्लस 2O2 CO2 2H2 बन गया, ठीक है? तो मीथेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो CO2 गैस निकलती है और वाटर जो है वो गैसेस फॉर्म में, पता भी नहीं चलता हमें कि कब वो इवेपोरेट हो गया, ये हो गया। तो डू यू नो दैट द, है ना, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन होता है उसमें भी हमारी बॉडी में हीट वगैरह जनरेट होती है, वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कैसी रिएक्शन है, आप बताएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें क्या है, शोषी अभिक्रिया है, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं, वी ऑल नो दैट नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए एनर्जी की नीड होती है। वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है? फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। भाई इनमें चावल में, है ना, पोटैटो वगैरह में, ब्रेड में, सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, डाइजेशन होता है, हमें एनर्जी मिलती है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की अगर हम रिएक्शन देखें तो देखो बिल्कुल उसकी उल्टी है। किसकी उल्टी हो जा रही है, फोटोसिंथेसिस की उल्टी है। इसमें जो है C6H12O6 ग्लूकोज इस्तेमाल हुआ, 6O2 इस्तेमाल हुई, और CO2 6CO2 जनरेट होती है जो हम सांस में छोड़ते हैं, जो हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन से होकर के आती है। देन 6H2 और प्लस एनर्जी मिलती है, ठीक है? द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेजिटेबल वगैरह जो होती हैं, है ना, उनके छिलके वगैरह ये सब जब वो सड़ते हैं तो क्या है, एनर्जी जनरेट होती है, उसमें से भी हीट जनरेट होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है? तो बहुत से ये क्या है, एग्जांपल्स हैं इसके, कुछ एक्टिविटी करके देख सकते हैं, जैसे इसको जलाया जा रहा है ना? तो वाफ्टिंग गैस, ठीक है, जेंटली टुवर्ड्स नोज। बॉइलिंग ट्यूब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स के बारे में कहा गया है। चलो अभी इसको हम देखते हैं पहले। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं, जिसको आप क्या बोल देते हैं, डिकम्पोजिशन, है ना, वियोजन अभिक्रिया भी बोल देते हैं, टूट जाना, वियोजन अभिक्रिया, वो संयोजन, ये वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, इसको और भी नाम दे सकते हैं। इसमें बस इतना याद रखना है इसकी डेफिनेशन में कि एक रिएक्टेंट को गर्म करते हैं, कुछ और, है ना, गर्म वगैरह करते हैं तो वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। जैसे एग्जांपल है 2FeSO4। आप फेरस सल्फेट को जब आप गर्म करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में टूटेगा और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेंगी। तो देखो 3 प्रोडक्ट इसमें बने हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है वो आपका किसका है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को आप ले लो, लाइमस्टोन जिसको कहा जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर आप देखो, जैसे CaCO3 को जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्यूक्लाइम बुझा चूना बचेगा और CO2 इसमें से निकल जाएगी, समझ रहे हैं? तो देखो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं इसमें भी, है ना, इसमें 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसी तरह से आप अगला देखो 2PbNO2, है ना, लेड नाइट्रेट आपने ले लिया, इसको गर्म करेंगे तो 2Pb लेड ऑक्साइड बन जाएगा, 2PbO। देन 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और 4 सॉरी एक O2 निकलेगी इसमें से। तो देखो इसमें 3 प्रोडक्ट बने एक रिएक्टेंट से, ठीक है? तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। अब देखो सिल्वर क्लोराइड आप लेकर के जो है छोड़ दो सनलाइट की प्रेजेंस में, धीरे धीरे देखिएगा कि उसमें से जो है सिल्वर बची रह जाएगी और उसमें से क्लोरीन गैस जो है वो निकल जाएगी, ठीक है? तो ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है।
इसी तरह से आपने सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया 2AgBr, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में अगर आप रखा रहने देंगे, है ना, तो क्या है ये दो प्रोडक्ट में टूट जाएगा, 2Ag प्लस Br2, ब्रोमीन गैस निकल जाएगी इसमें से। तो अब रिएक्शन यूज इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो ये वाली रिएक्शन जो है, जो सिल्वर ब्रोमाइड पे क्वेश्चन आता है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो किस में यूज होता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आप इनमें बताएंगे इनमें क्या था, सनलाइट का रोल था, बस यही था। तो वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। तो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, सनलाइट की फॉर्म में, हीट एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में भी क्या है वो हो सकती है। तो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी वो अभी कह रहे हैं जिनमें ऊर्जा जो है यूज होती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिनमें से हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक, है ना, तो इनमें सब में एनर्जी यूज हुई थी। अब आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, जिसको आप बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं इसको, विस्थापन अभिक्रिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है अभी। विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है कि जो मेटल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा अपने से कमजोर वाले को रिप्लेस कर देता है उसके सोल्यूशन से, ठीक है। तो देखिए उसको याद करने की ट्रिक भी मैं बता दे रहा हूँ। और जैसे आप जैसे इसमें आप देखें कॉपर, देखिए ये आयरन की नेल है और आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इस तरह से, जैसे कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो नीले कलर का होता है, और इसमें आयरन की नेल आप अगर लगा दें तो ये जो है ना इसके कलर को क्या है डिसएपियर कर देगा। तो क्या होता है ऐसा कि जो कॉपर सल्फेट में रखने पर ऐसा हो जाता है, तो उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा, ठीक है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में कम होगा। अब रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज दरअसल है क्या चीज़, ठीक है। तो टाइम कम है ना, तो मैं लिख करके आपको बताता, ठीक है, चलिए, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, यहाँ से आप समझेंगे रिएक्टिविटी सीरीज है ये, ठीक है, याद करने के लिए सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आप मेटल मेटल की ले लेंगे तो उससे जो है आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ये वाली ले लेते हैं। मैं यहाँ पे जो है आपको बता देता हूँ। ये रिएक्टिविटी सीरीज है भाई, जब तक ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद नहीं होगी आप रिएक्शन प्रॉपर कर नहीं पाएंगे कि कौन किसको रिप्लेस करेगा। इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, तो मेटल की ही काम में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे जो ज़्यादा रिएक्टिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, मतलब इसमें मेटल्स में, वो पोटेशियम होता है और दूसरा सोडियम होता है। आपने पढ़ा होगा सोडियम और पोटेशियम को अगर हम खुले में छोड़ दें आग लग जाती है, या पानी वगैरह डाल दें तो आग लग जाती है, मॉइस्चर से भी आग लग जाती है। तो देखो इसको याद करने की ट्रिक भी है ना, याद करने की ट्रिक भी है। यहाँ से देखो पहला लेटर अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा PSC माजिल, क्या हो जाएगा, देखो PSC माजिल, हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली, तो ये हो जाएगा PSC माजिल, PSC माजिल, हार्डली हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली, सॉलिड सॉलिड गोल्ड परफेक्टली, सॉलिड गोल्ड परफेक्टली, है ना, इस तरह से करके एक ट्रिक है। तो देखो पी से हो गया पोटेशियम, है ना, एस से हो गया आपका जो है सोडियम, सोडियम हो गया, ठीक है, सी से आपका कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, जेड से जिंक, आई से जो है आपका आयरन, ठीक है। PSC माजिल, है ना, माजिल, इसमें टिन और डाल दिया है यहाँ पर, इसको वैसे इतना याद करने की जरूरत नहीं है, तो लेड हो जाएगा, है ना, एल से लेड हो गया। देन हार्डली से हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, जबकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है। देन फिर कुड से कॉपर हो गया, मरकरी से आपका मरकरी हो गया Hg,
सॉलिड से जो है आपका हो गया सिल्वर, और गोल्ड से हो गया आपका गोल्ड, और परफेक्टली से आपका हो गया प्लेटिनम। क्या हो गया? प्लेटिनम हो गया। इसको याद करने की एक ट्रिक और थी, जैसे इधर से याद करें, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, इसको छोड़ देना, टिन को पकाता है कोई है, आगे आए और यहाँ आएगा प्लेटिनम पीठे, है ना। तो ये ट्रिक्स हैं, इसमें मैं एक अलग से जो है ट्रिक बना करके और अलग से डाल दूंगा, ठीक है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा अपने से नीचे वाले को क्या कर देगा? वो रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो बस इसी से हम जो है अंदाजा लगा लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और क्या होगा, ठीक है। तो आ जाइए इधर। तो देखो यहाँ पर FeSO4 की अगर मैं बात करूँ, FeSO4 की बात करूँ, और सॉरी Fe प्लस CuSO4, तो Fe जो है वो कॉपर से बहुत ऊपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, इसलिए आयरन जो है सल्फेट को कॉपर को रिप्लेस कर देगा और FeSO4 बना लेगा। इस तरह से करके क्या है, ये FeSO4 बना लेगा। समझ में आ रही बात? ये FeSO4 बनाएगा, जैसा आपने देखा। इसी तरह से देखो यहाँ ZnSO4 CuSO4 है, तो जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है, देख लेना, और है ना। तो ये ZnSO4 प्लस कॉपर को हटा देगा, Pb प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड, इसमें से क्या है, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि लेड जो है ऊपर आता है कॉपर से। अब आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोल देते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं इसको? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे को रिप्लेस करती है मेटल। तो जैसे Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट हमने यहाँ पे लिया, है ना, मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, देखो Na2SO4 ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट, फिर हमने ले लिया BaCl2 बैरियम क्लोराइड, तो ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। इनमें जो ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम है, तो शुरुआत सोडियम करेगा बैरियम को हटाने की, तो ये बना लेगा क्या है, VSO4 रह जाएगा और प्लस 2NaCl बन जाएगा, ये रिएक्शन बन हो जाएगी इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दो मेटल के जो सोल्ट्स वगैरह है उनसे क्या है, इनको रिप्लेस किया गया है। तो व्हाट कॉज दिस? वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बैरियम ion. The other product form is sodium chloride which remain in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactant are called the double displacement reaction. Ions वगैरह का इनमें क्या है, पूरा क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। अब आती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है तो जल्दी ही कंप्लीट करेंगे, बट बीच में छोड़ भी नहीं सकते, कितना भी तेज एक्सप्लेन करेंगे तब भी इतना टाइम तो लगेगा। ऑक्सीकरण एवं अपचयन, है ना, और दोनों को एक साथ मिला करके रिडॉक्स रिएक्शंस बोल देते हैं। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, याद रखिए, ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कई बार उल्टा बोल देते हैं, फिर से सुन लीजिए। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, कोई एक हो जाए इनमें से, तो वो क्या है, रिडक्शन है। तो यहाँ पर आप देखें 2Cu प्लस O2, ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, ये रिएक्शन लिखा हुआ है 2Cu प्लस O2। तो ये हीट जब हम इसको देंगे तो 2CO कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरह से CuO प्लस H2, और यहाँ पर देखिए क्या रह गया, CuO प्लस H2। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन जोड़ा तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और इसमें से कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकला तो इसका रिडक्शन हो गया। अब इन दोनों रिएक्शन को हम अगर एक साथ लिखें तो ऐसे लिख पाएंगे हम, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, देखो ये लिखा हुआ है आपका CuO प्लस H2, ये लिखा हुआ है, हीट हम इसको देंगे तो ये Cu प्लस H2O बन रहा है। तो यहाँ पर गौर से देखो CuO, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, यहाँ पर तो ये ऑक्सीडेशन है यानी ऑक्सीकरण है, ये क्या है, ऑक्सीकरण है, ठीक है। और इसमें क्या है, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल रहा है कॉपर ऑक्साइड में से, तो ये क्या है, रिडक्शन है। तो सम अदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिलाएंगे तो Zn प्लस CO हो गया, है ना, ये इस तरह से करके है। तो इन रिएक्शन को देख लेना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द एवरीडे लाइफ।
अगर हम डे टू डे लाइफ में बात करें तो कोरोजन की अगर हम बात करते हैं तो जंग लग जाती है। जंग वर्ड जो है ज़्यादातर आयरन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आयरन के जो आर्टिकल्स हैं, आयरन के जो आइटम्स हैं, अगर आप उनको बाहर छोड़ देते हैं या पानी के कॉन्टेक्ट में आते हैं, देखिए उन पर जंग लग जाती है। रेडिश ब्राउन टाइप का पाउडर सा उन पर लग जाता है, रस्ट कहलाता है वो। दिस प्रोसेस ऑफ कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। तो सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टार्निश इन दिस मैनर, और मेटल भी खराब हो जाते हैं धीरे धीरे ऐसे ही। तो हैव यू नोटिस दैट कलर ऑफ द कोटिंग फ्रॉम द कॉपर एंड सिल्वर। तो कॉपर एंड सिल्वर पर जो है कोटिंग सी जम जाती है, ठीक है। तो around it as moisture, acid, etc. It is said to corrode and this process is called the corrosion। औरों के केस में हम उसे corrosion बोलते हैं। आयरन वगैरह उस पे, कॉपर वगैरह पेन पे भी लग जाती है ना, सिल्वर पे लग जाती है, तो उसको हम corrosion बोलते हैं, है ना। रस्टिंग वर्ड जो है हमेशा आयरन के लिए यूज करते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड गेट ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ द corrosion। ठीक है, सल्फर के कंपाउंड की वजह से भी जो है कोटिंग सी जम जाती है सिल्वर के कंपाउंड पे, है ना, सल्फर की वजह से। तो कोरोजन कोज डैमेज टू द कार बॉडीज, कार की बॉडीज खराब हो जाती है, जंग लग जाती है, ब्रिज खराब हो जाते हैं, आयरन रेलिंग खराब हो जाती है, शिप खराब हो जाते हैं, एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स, है ना, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। आयरन से बनी हुई ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड इन रिप्लेस चेंज आयरन, है ना। कितने बहुत पैसा खर्च होता है इन सबको क्या करने के लिए, बदलने के लिए। अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी बासीपन जो होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन है ये। खास करके ऐसे वो फूड मटेरियल जो घी और तेल में बने हो, तो वो बासी हो जाते हैं कुछ दिन अगर उसको खुला छोड़ दें, और वो खाने लायक भी नहीं होते, सील जाते हैं, तो वो कहलाता है आपका रेंसिडिटी कहलाता है ना। वही सब इसमें लिखा हुआ है कि जो फैट और तेल में बने हुए फूड प्रोडक्ट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए इनको बासीपन को रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, जो एक काइंड ऑफ आपके प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं। जैसे आप चिप्स, कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े, आड़े टेढ़े, उल्टे सीधे, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, वो खरीदते हो, तो आपने देखा होगा चिप्स का जो पैकेट वगैरह होता है उसमें हवा भरी होती है, वो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन गैस जो है वो एंटी रेंसिड होती है, इसको रोकती है, रेंसिडिटी को रोकती है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट आपका इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली क्लास में आपसे, और इस पूरी सीरीज़ को आप देख लीजिएगा। आप देखेंगे कि हर जगह आपको ये हेल्पफुल रहेगी, और बोर्ड के एग्ज़ाम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी है ना, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। कैसी लगी क्लास बताइएगा ज़रूर, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।